ये सबसे पहले आप जानिए कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज उत्तरकाशी का दौरा, जिस पर सीएम धामी मुगबा में पीएम मोदी के यहां पहुंचने से पहले उनके दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। 26 और 27 फरवरी, इन दोनों में से एक तारीख तय नहीं है, लेकिन अटकलें हैं कि 26 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आ सकते हैं, जिस दिन महाशिवरात्रि है। लेकिन बर्फबारी को देखते हुए, ठंड को देखते हुए हो सकता है कि फैसला अगले दिन पर चला जाए, इसमें बदलाव कर दिए जाएं। तो अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन 26 या 27 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी मुगबा आ सकते हैं। पीएम मोदी के उत्तरकाशी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पीएम मोदी के मां गंगा के मायके मुगबा आने का कार्यक्रम, जिसकी तैयारियां की जा रही हैं। मंदिर के साथ पूरे मुगबा गांव को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है, साथ ही रास्तों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। मुगबा में बर्फबारी के बाद नज़ारे बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। लगातार बर्फबारी हो रही है, ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे, उससे पहले आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं। तैयारियों का हाल जानने के लिए हमारे साथ बलबीर परमार इस समय मौजूद हैं। उत्तरकाशी से लाइव सीधे रुख करेंगे बलबीर परमार की तरफ। बलबीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 या 27 को आ सकते हैं। मौसम की वजह से अभी तारीख तय नहीं है, बढ़ती ठंड, होती बर्फबारी की वजह से तारीख 27 या 26 हो सकती है। लेकिन उससे पहले आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा काफी अहम है, जो तैयारियों की बारीकियां जानेंगे। कितनी तेजी से तैयारियां की जा रही हैं यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने को लेकर? बिल्कुल कंचन, जो मुखवा है और जो हर्सिल है, वो पूरे क्षेत्र में युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच में कार्य हो रहा है। आज खुद जो सूबे के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, 10:30 बजे उनका कार्यक्रम है हर्सिल पहुंचने का, जहां से वो जो पीएम की तैयारियां हैं, किस तरह से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और क्या क्या काम वहां पे हो रहे हैं, उसका स्तरीय निरीक्षण करेंगे। मुखवा तक जाएंगे और बारीकी से निरीक्षण करेंगे और दिशा निर्देश भी अधिकारियों को देंगे। इसके अलावा उनके साथ जो मुख्य सचिव है उत्तराखंड की और जो अधिकारी है वो भी मौजूद रहेंगे। तो अंतिम दौर में तैयारियां हैं। अब इंतजार उस दिन का सभी को है और उसको लेके युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि मौसम की वजह से हो सकता है कि एक दिन पहले देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी यहां पे आ सकते हैं। उस शीतकालीन यात्रा को लेकर बड़ा संदेश प्रधानमंत्री देंगे। तो उत्साह सभी में है और कड़ाके की ठंड के बीच में जो अधिकारी है डटे हुए हैं, कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते जो सूबे के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी वो भी आज पहुंचेंगे। 10:30 बजे का उनका कार्यक्रम है। तो कह सकते हैं कि कार्य को जो तैयारियां हैं अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है और किस तरह से शीतकालीन यात्रा का एक संदेश भव्य हो, उसको लेके जो सीएम है स्तरीय निरीक्षण करेंगे और पुरोहितों से बात करेंगे और अंतिम रूप में क्या तैयारियां अच्छी हो सकती है उसको लेके दिशा निर्देश यहां पे दिए जाएंगे। तो कह सकते हैं कि अंतिम चरण में अब तैयारियां हैं, सभी को इंतजार है पीएम नरेंद्र मोदी का, जिसके चलते आज खुद सूबे के जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है हर्सिल और मुखवा के दौरे पर रहेंगे। आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे से जुड़ी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल अपने दर्शकों को बताते हैं कि शुक्रवार को विधानसभा के अंदर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का बयान उनके लिए काफी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। उनका बयान उत्तराखंड क्या सिर्फ पहाड़ियों का है, यहां दूसरे राज्यों से भी लोग आकर बसे हुए हैं, ये उनका कहना था। अब देखिए, मंत्री के बयान पर तीसरे दिन भी लगातार बवाल कटा हुआ है। ऋषिकेश के विधायक और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस बयान के बाद बार बार वो इस पर अपना खेद भी व्यक्त कर रहे हैं, माफी मांग ही चुके हैं सदन में भी। अब इसके बावजूद भी विरोध थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रविवार को मंत्री गंगा तट पहुंचे। प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि वो चरणों में गिरकर माफी मांगने को तैयार हैं, बशर्ते पहाड़ और मैदान के नाम पर जो दुष्प्रचार चल रहा है वो थमे तो। मेरे साथ न्याय कर, क्योंकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ना मैं किसी को गलत कहा, न कभी मेरी मंशा थी, ना है, ना रहेगी, ना सोच सकता हूँ। यदि ये दुष्प्रचार समाप्त हो सकता है, मैं तो कह रहा, मैं उनके चरणों में लौट के माफी मांगने को तैयार हूं, लेकिन आप दुष्प्रचार करना तो छोड़िए। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर शुरू हुआ बवाल अभी शांत भी नहीं हुआ कि मंत्री के समर्थन में ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान की पोस्ट ने एक बार फिर से आग को भड़का दिया। शंभू पासवान ने सोशल मीडिया पर लिखा कि किसी अकेले का उत्तराखंड नहीं है, कई पहाड़ी और देशी मूल के लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, उनकी देन है उत्तराखंड।
शंभू पासवान ने लिखा है कि ऐसे लोगों पर धिक्कार है जो देसी मूल के लोगों को आज भी उत्तराखंडी नहीं मानते। आपको बता दें कि बिहार मूल के शंभू पासवान को जब बीजेपी ने मेयर पद का टिकट दिया था तो उस समय भी खूब बवाल मचा था। शंभू पासवान को टिकट दिए जाने के बाद से सवाल भी सोशल मीडिया पर उठ खड़े हुए थे कि क्या बीजेपी को उत्तराखंड मूल का कोई नेता नहीं मिला। अब शंभू पासवान की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बवाल मचना तो तय है। हालांकि माहौल को भांप करके शंभू पासवान ने सोशल मीडिया में की गई अपनी पोस्ट को डिलीट भी कर दिया है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बीजेपी की किरकिरी हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेमचंद अग्रवाल को तलब किया। मंत्री गणेश जोशी को भी पता ही नहीं कि सदन में क्या हुआ ऐसा जो बवाल कटा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया हो या सड़क, इस बार विधानसभा सत्र में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहाड़ और मैदान को लेकर दिए अपने बयान पर बुरी तरह फंस गए हैं। सोशल मीडिया पर जहां एक से एक मीम बन रहे हैं, वहीं रविवार को कई जगह मंत्री के विरोध में प्रदर्शन भी हुए, जिसको लेकर सोशल मीडिया में कई ग्रुप एक्टिव हो रहे हैं। बीजेपी नेता भी इसकी गंभीरता को भांप गए हैं और अब स्पष्टीकरण लिए जा रहे हैं। तो उनसे चर्चा हुई बीच में, जिस प्रकार का माहौल राज्य के अंदर खड़ा हुआ है वो माहौल ठीक रहे, इसकी अपेक्षा हमने उनसे की है। पार्टी ने शब्दों को चयन करके बोले। उनका कहना था कि मेरा भावार्थ बिल्कुल नहीं है, कि जो शब्द है वो गाली वाला शब्द भी अगर है तो मेरे वक्तव्य से पहले का है। वो ना पहाड़ के लिए कहा गया ना मैदान के लिए कहा गया, ऐसा भाव है नहीं। वहीं बीजेपी के मंत्री मानते हैं कि सदन में काफी प्रेशर रहता है, इसलिए ऐसा हो सकता है, मगर हर सवाल पर पूरी तैयारी जरूरी है। जबकि प्राकृतिक खेती के जवाब में फंसे मंत्री गणेश जोशी कहते हैं कि उनको तो पता ही नहीं कि सदन में हुआ क्या, वो उस समय वहाँ नहीं थे। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर बड़ा प्रेशर होता है और प्रेशर के अंदर कोई आदमी कुछ बोल जाता है, परंतु उन्होंने ये खेद व्यक्त कर दिया है। मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हालांकि मैं उस समय जब ये घटना घटी, मैं मेरे परिवार में कोई घटना घट गई थी तो मैं क्वेश्चन आवर्स के बाद हल्द्वानी चला गया था। वास्तव में क्या बात थी मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन माननीय संस्कार मंत्री जी ने कल सदन में कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा और अगर किसी को लगता है उन्होंने इसके लिए खेद व्यक्त किया है। विधानसभा सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन सदन में फैला रायता को समेटना अब बीजेपी को भारी पड़ता जा रहा है। इसलिए बीजेपी कोई बड़ा एक्शन भी ले सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाद की रिपोर्ट। तो कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के सदन में पहाड़ और मैदान के बयान पर सीएम धामी ने कहा है कि ये राज्य सभी का है और राज्य में कई अंचल हैं, सभी राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। किसी की भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है। देखिए जी, ऐसा है कि उस पर विधानसभा में मैंने पहले ही सभी लोगों से कह दिया कि ये राज्य हमारा सभी का है और राज्य में हमारे यहाँ पर देखिए अलग अलग अंचल हैं, अलग अलग स्थान हैं, सभी मिलजुल कर राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। किसी की भावना को किसी तरह से भी किसी को आहत करने का भी कोई अधिकार नहीं है और उस पर मैंने विधानसभा में पहले ही बोला है। बीजेपी हलकों में इन दिनों इस बात की चर्चाएं काफी तेज हैं कि बीजेपी हाईकमान एक बार फिर से राज्य की राजनीति में नया प्रयोग करने जा रहे हैं। देखिए, सोर्सेज बता रहे हैं कि इन दिनों चल रहे पार्टी के सांगठनिक चुनाव के तहत बीजेपी पार्टी की कमान किसी महिला नेता को सौंप सकती है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान और उड़ीसा में महिला उप मुख्यमंत्री के बाद दिल्ली में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाए जाने से ये चर्चा तेज है कि बीजेपी अब महिलाओं को फ्रंट लाइन की राजनीति में मौका देने जा रही है।
और इसके पीछे है भविष्य में लोकसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण की बाध्यता। लिहाजा बीजेपी अपनी महिला विंग को तैयार करने में जुट गई है। चर्चा है कि उत्तराखंड जैसे छोटे प्रदेश में संगठन की कमान महिला नेत्री को सौंपकर बीजेपी संगठन के लेवल पर भी नया प्रयोग कर सकती है। पार्टी की ओर से भी ऐसी संकेत मिल रहे हैं। हम इस बात को भी समझते हैं, मातृशक्ति का जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो उनका लगाव है, भारतीय जनता पार्टी पक्ष में जो माहौल है, और मैं इस बात को कह सकता हूँ बड़ी संख्या में अगर हमने मातृशक्ति को पंचायतों में प्रतिनिधित्व दिया है, नगर पालिकाओं में प्रतिनिधित्व दिया है, तो इस बात को भी मातृशक्ति बहनें सब समझती हैं। और हमारा कर्तव्य लीडरशिप डेवलप करना। हम अगर राजनीतिक क्षेत्र के अंदर बहनों को दायित्व देते हैं, पार्टी के अंदर काम पर जोड़ते हैं, तो उत्तराखंड वो राज्य है जो बीजेपी की रीति नीति पर फिट बैठ रहा है। यहाँ महिला वोटर्स का बढ़ा हुआ मत प्रतिशत बीजेपी के पक्ष में जाता रहा है और बीजेपी अपनी जाति का आधार भी आधी आबादी के इस वोट को मान रही है। नई बन रही संभावनाओं से अब बीजेपी महिला विंग में भी उत्साह बना हुआ है। इस समय भारतीय जनता पार्टी की 2 उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान में, उड़ीसा में। रेखा गुप्ता जी के तौर पर हमें एक महिला मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। तो मुझे लगता है कि लगातार पार्टी की कोशिश रही है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का और आधी आबादी को उसका हक देने का। तो अगर कभी उत्तराखंड में ऐसा महिला अध्यक्ष बनने की बात आई तो मुझे लगता है ये भी स्वागत योग्य होगा। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, महिलाओं को आगे लाने की बात करती है, महिलाओं को विधानसभा लोकसभा तक अग्रिम पंक्ति में बिठाने का काम करती है। संगठन में भी जिस प्रकार से महिलाओं को 33% आरक्षण देकर के उनको उच्च पदों पर बिठाने का काम किया है। सूत्र बताते हैं कि आधी आबादी को फ्रंट लाइन पर लाने का ये आइडिया संघ का है। संघ के द्वारा ही बीजेपी हाई कमान को ये सुझाव दिया गया कि छोटे राज्यों में ये अनुभव प्रयोग किए जाएं और उत्तराखंड इसके लिए सबसे ज्यादा मुफीद है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से समय एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर बीजेपी ने सभी जिलों में मंडल अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं और नव नियुक्त मंडल अध्यक्षों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। कई युवा चेहरों को मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। उधर देहरादून से खबर जहां पर आईपीएस केवल खुराना का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केवल खुराना जिनका लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। केवल खुराना 2004 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे और आईजी ट्रेनिंग के पद पर भी सेवा दे रहे थे। आईपीएस केवल खुराना देहरादून के एसएसपी रहते हुए फेमस हुए थे। और ये बढ़ते हैं आगे चमोली की खबर जानिए जहां पर बद्रीनाथ धाम में लगातार मौसम बदल रहा है, लगातार बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरीके से बद्रीनाथ धाम में मौसम बदला हुआ है। बर्फबारी हर दिन हो रही है लगातार और बर्फबारी की वजह से सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ बद्रीनाथ आपको नजर आएगा। बद्रीनाथ धाम की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बर्फ गिरने से पूरी घाटी में कड़ाके की ठंड भी बढ़ गई है, निचले इलाकों में भी ठंड काफ़ी बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम में तैनात सुरक्षा कर्मियों को भारी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी सेवाओं में डटे हुए हैं। एक वक्त में नैनीताल के फ्लैट्स मैदान ने राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देश को दिए, लेकिन पिछले 3 दशकों से सुविधाओं के अभाव में खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ सके। वहीं अब राज्य का खेल विभाग यहां खिलाड़ियों को तराशने की तैयारी में है। देखिए रिपोर्ट। हाल का ये ग्राउंड खेल विभाग के अधीन हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। ग्राउंड को अब एनजीटी डीएसए क्लब से हटाने की कवायद तेज हो गई है। खिलाड़ियों को खेलों में सुविधाएं नहीं मिलने के बाद ये फैसला लिया गया है। वहीं कई घपले की शिकायत मिलने से सरकार इस खेल पवेलियन को अपने हाथों में ले रही है।
खेल विभाग के संरक्षण में इस ग्राउंड को दिया जाना उचित होगा, ताकि इसको एक विधिक स्वरूप दिया जा सके। जो भी यहाँ प्रतियोगिताएं होती हैं उनका कोई वैल्यू हो, उनका बच्चों को कोई बेनिफिट मिले और आगे फ्यूचर करियर में उनको वो सारी चीज़ें हेल्प करें। तो इस पर शासन में प्रस्ताव गया था, जहाँ शासन स्तर से सहमति बनी है। नैनीताल का ये ग्राउंड 1880 के भूस्खलन के बाद बना था, जिसके बाद से ही यहाँ खेल होते रहे। 1934 में पहले जिमखाना और उसके बाद जिला खेल संघ को इसकी लीज दी गई, जो साल 1963 में खत्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी इसको सरकार और पालिका ने अपने कब्जे में नहीं लिया। 2017 में जिला खेल संघ को चला रही संस्था पर घपले के आरोप लगे, तो जांच में भी कई अनियमितताएं सामने आई, जिसके बाद इस ग्राउंड को अब खेल विभाग को देने की कवायद शुरू हो गई। वहीं सरकार के इस फैसले से खेल प्रेमियों में खुशी है। सरकार के द्वारा और खेल विभाग के द्वारा जो गतिविधियां कराई जाएंगी, उससे हमारे जो स्थानीय के जो हमारे खिलाड़ी हैं, चाहे किसी भी खेल के हों, उन्हें जो एक प्लेटफॉर्म यहाँ से नहीं मिल पा रहा था, वह उन्हें राष्ट्रीय स्तर में जाने का उनको यहाँ से प्लेटफॉर्म मिलेगा खेल विभाग के द्वारा। उन्हें जो खेल विभाग की जो सुविधाएं होंगी वो उन्हें प्राप्त होंगी, और इससे वे सभी इस नैनीताल का नाम, राज्य का नाम और देश का नाम रोशन करेंगे। बहरहाल अब देखना होगा कि खेल विभाग को कब तक ये ग्राउंड मिलता और यहाँ की खेल सुविधाओं का विकास हो पाता है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र पिस्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार से खबर, जहां पर हरिद्वार में चल रही शारदीय कांवड़ यात्रा अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। 26 फरवरी को होने वाली महाशिवरात्रि से पहले हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है। यहां हर की पैड़ी और नमामि गंगे घाट पर कांवड़ियों का मेला लगा हुआ है और पुलिस प्रशासन की ओर से कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था के साथ ही मेला क्षेत्र को अलग अलग सेक्टर्स में और जोन्स में बांटा गया है। नैनीताल में भले ही पर्यटकों की कमी हो, लेकिन कैंची धाम में भक्तों का सैलाब है। वीकेंड पर तो जाम का जाम लोगों को परेशान कर जाता है। प्रशासन के दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं। कैंची धाम में भक्तों का तांता आए दिन लग रहा है। वहीं वीकेंड में तो हालात कंट्रोल के बाहर हो रहे हैं और अल्मोड़ा हाईवे पर जाम लगने से भक्तों के साथ स्थानीय लोगों को भी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। दूसरी ओर पार्किंग नहीं होने से सड़कों पर ही गाड़ियां खड़ी करनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। ये समस्या क्यों सामने आ रही है? क्योंकि पहले वैकल्पिक व्यवस्था कोई पार्किंग की जाती, तब जाके ऊपर की पार्किंग का निर्माण किया जाता। इससे आम जनता परेशान हो रही है। कैंची धाम की तो जनता परेशान है, श्रद्धालु परेशान है, साथ में अन्य व्यापारी, अन्य लोग जो हमारे अल्मोड़ा, रानीखेत, पिथौरागढ़ पहाड़ जा रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा असुविधा यहाँ पर हो रही है। दरअसल पिछले 2 सालों में कैंची धाम में बढ़ी भीड़ के बाद भी इंतजाम दुरुस्त नहीं हो सके हैं। वहीं बाईपास निर्माण भी पाइपलाइन में ही है। इसके साथ ही शटल सेवा की कमी भी परेशानियों को बढ़ा रही है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन अभी तक सिर्फ इंतजाम करने का दावा ही कर रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि जो एक्स्ट्रा पार्किंग्स हमारे द्वारा बनाई गई हैं, जो रोड चिन्हित की गई हैं, उसमें शटल सेवा को लागू करते हुए उतनी गाड़ियों को कैंची धाम ना जाने दिया जाए और शटल सेवा के माध्यम से उसको रेगुलेट किया जाए। उसके लिए कार्रवाई गतिमान है और बहुत शीघ्र पर्यटन की मीटिंग भी की जाएगी। कैंची धाम आस्था का बड़ा केंद्र है और हर साल यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इंतजाम पूरे कब होंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड सिंचाई विभाग में फर्जी तबादले के मामले में सचिव सिंचाई ने जांच कर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी हस्ताक्षर करके 4 इंजीनियर्स के ट्रांसफर के आदेश दिए गए थे। वहीं आरोपियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू हो गई है। साथ ही इस मामले में जल्द केस दर्ज भी किया जा सकता है। उधर उत्तर प्रदेश निर्माण निगम में 160 करोड़ रुपए के गबन का बड़ा मामला सामने आया और इस घोटाले को लेकर पूर्व अधिकारी के खिलाफ नेहरू कॉलोनी के थाने में
6 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए। गबन के आरोप में रिटायर्ड और पूर्व अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया। दरअसल अपर परियोजना प्रबंधक सुनील कुमार की शिकायत पर जांच शुरू की गई, जिसमें सरकारी विभागों के लिए दी गई निर्माण राशि को दूसरे काम में खर्च दिखाया गया। जांच में सामने आया कि कई योजनाओं के लिए पैसा जो मिला है वो गबन कर लिया गया, जिसका कोई भी हिसाब नहीं मिला। देखिए, कल थाना नेहरू कॉलोनी पर 6 FIR उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम के भूतपूर्व जो कर्मचारी रहे हैं उन पर अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें सेक्शंस जो हैं 409 और 420 IPC में अभियोग पंजीकृत हुए हैं। बेसिकली इनमें जो भी 6 प्रकरण हैं, इसमें टोटल 5 अभियुक्त हैं, जिनमें अलग अलग प्रकरणों में अभियोग पंजीकृत हुए हैं और इसमें वित्तीय अनियमितता को लेकर और राजकीय धन के गबन को लेकर आरोप इन पर लगे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन जारी है इसमें।